हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 6 से 9 मई तक के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग इसके सोर्स को देख लेते हैं। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस से करंट के क्वेश्चन को लिया गया है। यह करंट सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हर साल 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, किसके द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व भर में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए और कई गंभीर संक्रमण को दूर करने में हाथों की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। तो हम लोग यह देखें अब तक कि इस दिवस को यानी विश्व हाथ स्वच्छता दिवस को हर साल 5 मई को मनाया जाता है। किसके द्वारा इस दिवस का आयोजन किया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए और कई गंभीर संक्रमण को दूर करने में हाथों की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, यही इसका उद्देश्य है। इस वजह से इस दिवस का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2021 के लिए विषय क्या है। कहने का मतलब कि इस साल 2021 में जो यह दिवस मनाया गया, तो इस बार का विषय या फिर कह सकते हैं कि थीम क्या है। तो इस बार का विषय या फिर थीम क्या है? तो थीम है इसका सेकंड्स सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। यह इस बार का थीम है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि विषय है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, यानी WHO के जो है महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम जो है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं अभी वर्तमान में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, यह एक स्टैटिक पॉइंट है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस भी 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन मिडवाइफ्स के काम को समर्पित है। मतलब 5 मई जो है मिडवाइफ्स के काम को समर्पित किया गया है। ठीक है, और क्या है कि माताओं एवं उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो इस दिवस की शुरुआत 1992 में की गई थी। यानी 1992 में इस दिवस की इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स की शुरुआत 1992 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स 2021 के लिए थीम या फिर कह सकते हैं कि विषय क्या है इस साल के लिए इस दिवस का? तो थीम है फॉलो द डेट इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। ठीक है, फॉलो द डेट इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप मार्क सेल्वी बने हैं। ठीक है, यानी इस चैंपियनशिप को मार्क सेल्वी ने जीता है। ठीक है, अंग्रेजी पेशेवर खिलाड़ी मार्क सेल्वी चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप बने हैं। उन्होंने एक पेशेवर स्नूकर टूर्नामेंट में सैन मर्फी को हराकर, किसे? तो सैन मर्फी को हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता।
इससे पहले सेल्वी ने, कहने का मतलब मार्क सेल्वी ने 2014, 2016, 2017 में चैंपियनशिप का खिताब जीता था। यानी 2021 में जीतने से पहले 3 बार और जीत चुके हैं, 2014, 2016 और 2017 में इस खिताब को जीत चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? नाम क्या है? मानस बिहारी वर्मा। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे। तो आइए देखते हैं। भारतीय एरोनॉटिकल वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा, जिन्होंने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, किसका फुल फॉर्म है? LCA का फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इन्हीं का निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने एरोनॉटिकल स्ट्रीम में 35 वर्षों तक रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, कहने का मतलब DRDO का यहाँ फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में, यानी 35 वर्षों तक इस संगठन में, यानी इस संस्थान में एक वैज्ञानिक के रूप में काम किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? लगातार कितनी बार जो है, ठीक है, तो लगातार तीसरी बार। तो इस बार के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कौन ली है? तो ममता बनर्जी लिए है। तो ममता बनर्जी ने राज्य के कुछ हिस्सों में कोविड और चुनाव के बाद की हिंसा के बीच तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, कुछ हिस्सों में कोविड फैला हुआ है, और क्या हुआ कि जो है मतलब चुनाव के बाद जो है कुछ वहां पर हिंसा हुआ था, लेकिन उन सब के बीच जो है ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ समारोह कोविड प्रोटोकॉल के साथ राजभवन में थ्रोन रूम में हुआ है। ठीक है, कैबिनेट और मंत्री परिषद के बाकी सदस्यों को 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर शपथ दिलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को या फिर गुइलेमो, यूनेस्को कहिए या फिर गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में किन्हें नामित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मारिया रेसा। मारिया रेसा को इस पुरस्कार के लिए जो है नामित किया गया है 2021 के लिए। तो देखते हैं, मारिया रेसा को यूनेस्को या फिर गुइलेमो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के लिए 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेमो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया। अब आपको पता चल गया होगा कि इस पुरस्कार का नाम यहाँ जो था कि गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता, मतलब यह नाम क्यों रखा गया? तो यह नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेमो कैनो इसाजा के नाम पर इस पुरस्कार के नाम को रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाल ही में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट, अब जिस क्वेश्चन में पहला लग जाता है, मैं इससे पहले भी बात बता चुका हूं कि जिस क्वेश्चन में पहला लग जाता है तो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, और अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो भारतीय सेना ने हाल ही में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट किस राज्य में शुरू किया? ठीक है, किस राज्य में शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम राज्य में इस प्लांट को शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे भारतीय नौसेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर देखिए कि इसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है इसे लॉन्च करने का। तो भारतीय नौसेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्लांट को शुरू किया गया है, यानी लॉन्च किया गया है। ठीक है,
यहाँ पिक में देख रहे हैं कि यही है। यह प्लांट जो है वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, मतलब 16,000 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है, इस प्लांट को बनाया गया है, जो आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरा हुआ। किसके सहयोग से इस प्लांट को पूरा किया गया है? तो आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में वेनेडियम अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था, यानी इस साल ही जनवरी 2021 में वेनेडियम को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था, और यह भारत में वेनेडियम की पहली खोज थी। तो देखिए ये साइंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मतलब इस करंट को क्या किया जाएगा कि साइंस से जोड़ लिया जाएगा और साइंस का स्टैटिक बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आपसे यह पूछा जाएगा, आपको यह पॉइंट बहुत ही वीवीआई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत में जो है वेनेडियम की पहली खोज, मतलब कि वेनेडियम को जो पहली बार जो खोजा गया था तो किस राज्य में खोजा गया था? तो वेनेडियम को पहली बार अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था, यानी वेनेडियम जो सबसे पहले भारत में जो मिला वो अरुणाचल प्रदेश में मिला। ठीक है, जनवरी 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत विश्व में वैश्विक वेनेडियम उत्पादन का 4% उपयोग करता है। अब देखिए जिस तरह से यह पॉइंट साइंस के लिए इंपॉर्टेंट था, या फिर कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है, तो उसी तरह से यह पॉइंट जो है फुल्ली ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भारत विश्व में वैश्विक वेनेडियम उत्पादन का कितना प्रतिशत उपयोग करता है? तो 4% उपयोग करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक जो पूछा जाता है एग्जाम में तो वो कहीं से भी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि स्टैटिक का कोई अंत नहीं है। आप कितना भी स्टैटिक अंत मतलब कि याद कर लीजिए तो आपको कभी भी ये नहीं मिलेगा कि मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमेशा इसलिए कहा जाता है जो अभी एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, तो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है कि स्टैटिक को भी करंट से जोड़ा जाता है, और करंट में जो चीज चल रहा होता है उस चीज से ही स्टैटिक को ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी के समय में करंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और करंट के हर बात को समझना चाहिए। ये नहीं कि वन लाइनर करंट को पढ़ लिए और उसके बाद आप सोचेगा कि मेरा तो अब अच्छे से मतलब कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए और करंट को बिल्कुल मतलब अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो भारत विश्व में वैश्विक वेनेडियम उत्पादन का कितना प्रतिशत उपयोग करता है? तो 4% उपयोग करता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि वेनेडियम का उपयोग, अब देखिए इस पॉइंट को केमिस्ट्री में जोड़ दिया जाएगा, यानी साइंस के अंदर केमिस्ट्री के तहत इस पॉइंट को जोड़ दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को, वेनेडियम का उपयोग स्टील मिश्र धातु, अंतरिक्ष वाहन, परमाणु रिएक्टर आदि बनाने में किया जाता है। अब क्या होगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वेनेडियम का उपयोग किन किन चीजों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो वेनेडियम का उपयोग स्टील मिश्र धातु, अंतरिक्ष वाहन और परमाणु रिएक्टर आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के लिए नुआन जोइसा पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो नाम क्या है, नुआन जोइसा पर कितने साल का प्रतिबंध लगा, किसके उल्लंघन के लिए? तो आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के लिए। तो इन पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच नुआन जोइसा कौन है? तो श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच रहे हैं। नुआन जोइसा को आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने भ्रष्टाचार रोधी संहिता को भंग करने के दोषी पाए जाने के बाद सभी क्रिकेट पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। या सभी क्रिकेट का मतलब क्या है कि मतलब क्रिकेट के जितने प्रारूप हैं, ठीक है, उन सभी के लिए इन पर जो है 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे कि T20 होता है, क्रिकेट होता है, ये ओडीआई होता है, टेस्ट होता है, तो इन सभी फॉर्मेट पर जो है 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया नुआन जोइसा को जो है। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, यानी आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, और आईसीसी के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो मनु साहनी है। ठीक है, और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो यह स्टैटिक पॉइंट हुआ कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जो है आईसीसी का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल नो डाइट दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल नो डाइट दिवस यह 6 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को मनाया जाता है, और इसका प्रतीक हल्का नीला रिबन है। यानी इस दिवस का, इस डे का प्रतीक क्या है, तो इस डे का प्रतीक हल्का नीला रिबन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह शरीर की स्वीकृति का वार्षिक उत्सव है, जिसमें वसा स्वीकृति और शरीर के आकार की विविधता शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट से हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं कि इसका मतलब है अपने शरीर को उसी तरह अपनाना जैसे वो है। कहने का मतलब यह हुआ कि यह दिवस जो मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे, तो इसका मतलब यह है कि इस दिवस को मनाने का मतलब यह है कि अपने शरीर को उसी तरह अपनाना। मतलब आपका शरीर मान लीजिए कि जिस तरह से, मान लीजिए अगर मोटा है तो उसी रूप में अपनाइए, पतला है तो उसी रूप में अपनाइए। ठीक है, बहुत लोगों का यह मानना होता है कि हम मोटे हो गए तो अब क्या करेंगे, डाइट करना चालू कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत अवधारणा है। ठीक है, तो इस दिवस को मनाने का यही मतलब है, यही मकसद है कि अपने शरीर को उसी तरह अपनाना जैसे वो हैं। ठीक है, और अपने वजन, शरीर के आकार, स्वस्थ और सक्रिय होने के बारे में कम चिंता करना है। ठीक है, तो अभी के समय में जो इन सब बातों से, मतलब कि अपने शरीर के लिए जो ज्यादा चिंता हो जाते हैं, तो उनके लिए यह दिवस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत किसने की। तो चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने की है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस पहल की शुरुआत वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अध्यक्ष अकेडी डावोकोविच, यहां से हमें एक पॉइंट निकल के यह आया कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो अकेडी डावोकोविच। 5 बार के विश्व चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद, विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कपूर और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के सचिव भरत सिंह चौहान की उपस्थिति में की गई। मतलब इस पहल की शुरुआत जो है, पहल क्या, चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत किनके किनके उपस्थिति में की गई, तो यहाँ पर जो 3-4 व्यक्तियों का नाम है, तो इनकी उपस्थिति में इस पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी के लिए 10 साल के रोड मैप का अनावरण किस देश के साथ किया है। ठीक है, तो यूके के साथ किया। यूके कहने का मतलब ब्रिटेन के साथ या फिर इंग्लैंड के साथ किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन, समकक्ष कहने का मतलब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। तो क्वेश्चन में तो हम लोग यह देख लिए कि किसके साथ भारत ने, किसके साथ इस द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को जो समझौता किया, किस देश के साथ, तो ब्रिटेन के साथ। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्षों का, यहाँ पर जो ये देखे थे कि 10 वर्षीय रोड मैप, तो यहाँ पर आपसे हो सकता है कि ऑप्शन में इस बात को डाल दिया जाए कि कितने साल के लिए जो ये रोड मैप तैयार किया जाएगा, तो 10 साल के रोड मैप का अनावरण किया जाएगा, इसे तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में
अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सिंगर पिंक को सम्मानित किया गया। सिंगर पिंक को 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है। तो इस पुरस्कार का उद्देश्य उन कलाकारों को सम्मानित करना है जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की है और संगीत पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा है, तो उन्हीं को सम्मानित करना। वैसे ही लोगों को सम्मानित किया जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। मतलब देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में किया गया। तो राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन मुंबई में किया गया। किसके द्वारा किया गया। तो सांसद राहुल सेवाले ने इसका उद्घाटन मुंबई में किया है। यह केंद्र दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया। मतलब यह जो स्थापित किया गया, इस सेंटर को स्थापित किया गया है, तो कहां पे किया गया है। तो दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह अपनी तरह का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर सुविधा ऐसे समय में नागरिकों को उपलब्ध कराई गई है जब विकलांग लोगों को टीकाकरण केंद्र में आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव नाम क्या है। वी कल्याणम का निधन हो गया। वह किस भाषा में कुशल थे। तो देख लीजिए महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव अभी तक जो है मतलब ये जिंदा थे, तो इनका नाम क्या था। इनका नाम क्या है वी कल्याणम। तो इनका निधन हो गया है, तो ये किस भाषा में कुशल थे। तो यह इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, अर्थात बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, इन सभी भाषा में यह कुशल थे वी कल्याणम। ठीक है, जो गांधी जी के पूर्व निजी सचिव थे। तो यही है पिक में जो है, यही है वी कल्याणम। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी कल्याणम का निधन हो गया। वह 1943 से 1948 तक गांधी जी के निजी सचिव थे। कब से कब तक थे। तो 1943 से 1948 तक। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी तब कल्याणम यानी वी कल्याणम गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों, एक चेक जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं और उनसे जुड़े अन्य साहित्य को संरक्षित कर रहे थे। इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी तो कहने का मतलब यह हुआ कि उस समय वी कल्याणम क्या कर रहे थे, क्योंकि उनके निजी सचिव थे। तो उस समय ये क्या कर रहे थे। तो उस समय वी कल्याणम गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों यानी पत्र को, फिर एक चेक था जिन पर उन गांधी जी के हस्ताक्षर थे और गांधी जी से जुड़े अन्य साहित्य को यह संरक्षित कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में कुशल थे। मतलब इन सभी भाषा में कुशल थे और वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी का पदभार कौन ग्रहण करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय गोयल। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि विजय गोयल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की। तो इस योजना की घोषणा मतलब इस स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा ओडिशा सरकार ने की है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि ओडिशा सरकार ने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। तो एक तो क्वेश्चन यह हो गया कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने की है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उड़ीसा सरकार ने गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है, तो यह किनके लिए किया गया है। मतलब इस योजना का घोषणा जो है किनके लिए किया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि यह योजना किसके लिए है।
यह योजना पत्रकारों के लिए है, ठीक है, पत्रकारों के लिए इस स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा किया है किसने? उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि उड़ीसा ने पत्रकारों को सीमावर्ती कोविड योद्धा घोषित किया है। क्या घोषित किया है? तो सीमावर्ती कोविड योद्धा घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस योजना के तहत राज्य के यानी उड़ीसा राज्य के 6500 से अधिक पत्रकारों को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी योजना के तहत ड्यूटी करते समय कोविड-19 से मृत्यु होने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। मतलब यहां तो क्या था कि 6500 से अधिक पत्रकारों को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि ड्यूटी करते समय जो है मतलब कि करते वक्त जो है अगर कोविड-19 की वजह से किसी भी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उन पत्रकार के परिवारों को 15 लाख रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। तो यह था योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन बने? तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक आर.एम. सुंदरम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का निधन हो गया, वह किस पार्टी के संस्थापक थे? ठीक है, किस पार्टी के ये संस्थापक थे? अजीत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय लोक दल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक अजीत सिंह का निधन हो गया। वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत, फ्रांस और किस देश ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है। तो आइए देखते हैं। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन में पहली बार भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर यह जो लिखा हुआ त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता, मतलब कि तीनों देश के अर्थात भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इस त्रिपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिए, ठीक है। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूरोप और विदेश मामले के लिए फ्रांस के मंत्री श्री जीन यवेस ले ड्रियान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने ने भाग लिया है, ठीक है। यानी तीनों देश के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है इस त्रिपक्षीय वार्ता में। बच्चों की पुस्तक द बेंच का विमोचन किसने किया? तो क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि द बेंच पुस्तक किसकी पुस्तक है? तो बच्चों की यह एक पुस्तक है, ठीक है। तो इसका विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन मेघन मार्कले ने किया है। मेघन मार्कले द बेंच नामक अपनी नई पुस्तक जारी किया जो एक कविता से प्रेरित थी। मतलब यह पुस्तक किससे प्रेरित थी? तो कविता से प्रेरित थी जो उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर्स डे पर बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी थी। यानी यह कविता इस रूप में लिखा गया था और यह जो किताब है द बेंच, यह इसी कविता से प्रेरित है, ठीक है। जिसका विमोचन मेघन मार्कले ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को नियुक्त किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एम.के. स्टालिन बने हैं। तो चलिए देखते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। तो इससे आपको यह पता चल गया कि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यह किसका फुल फॉर्म है? तो डीएमके, ठीक है। तो डीएमके का फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रमुख एम.के. स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, ठीक है। स्टालिन 5 बार तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम. करुणानिधि के पुत्र हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इबोला वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किस देश ने की? तो इस वायरस के प्रकोप को समाप्त होने की घोषणा कांगो ने की है। तो देखते हैं इसके बारे में कि इबोला वायरस पहली बार 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के निकट खोजा गया था। एक्चुअली कांगो को बोला जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के निकट इस वायरस को पहली बार 1976 में खोजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इबोला वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा कांगो ने की है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी, नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज्यादा मराठा आरक्षण जो दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब 2018 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह आरक्षण दिया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसी आरक्षण को खारिज कर दिया। मराठा सरकार के दिए गए इस आरक्षण को खारिज कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोरोपोडस डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां किस राज्य में मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। शोधकर्ताओं ने मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के आसपास के क्षेत्र से सोरोपोडस के नाम से ज्ञात लंबी गर्दन वाले डायनासोर के जीवाश्म की हड्डी के टुकड़े की पहचान की है। तो हम लोग इमेज में देख रहे हैं कि देखिए कितना इसका लंबी गर्दन है। ठीक है। तो यही जीवाश्म जो है मतलब मिला है हड्डी का, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो कि 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां हैं। तो यही जो है मतलब कि मिला है जो सोरोपोडस डायनासोर की है। ठीक है। तो कहां मिला है? मेघालय में। यह जीवाश्म लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के अंतरिक्ष यान नाम क्या है? पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। तो देखते हैं इसके बारे में। लगभग 30 वर्षों के बाद शुक्र ग्रह के ऊपरी वातावरण में पार्कर की फ्लाई बाई के दौरान शुक्र के वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष माप प्राप्त करने में मदद मिली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान किसके द्वारा पूरा किया गया? तो दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान स्ट्रेटो लॉन्च के द्वारा पूरा किया गया। तो देख लीजिए यहाँ पे हवाई जहाज का जो है दुनिया का जो कि सबसे बड़ा हवाई जहाज है। ठीक है। तो इसे आप दो नहीं समझिएगा, यह एक ही हवाई जहाज है। ठीक है। अगर लग रहा होगा आपको देखने में कि यह दो है, दो अलग अलग है, लेकिन दो अलग अलग नहीं है, यह एक ही है। ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ देखिए कारण बताया गया है कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का डिजाइन क्यों किया गया, क्यों इसे बनाया गया। तो हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए इस जहाज को बनाया गया, इस जहाज का डिजाइन किया गया। ठीक है। यह कैलिफोर्निया के मोजेव रेगिस्तान से, मोजेव रेगिस्तान कहाँ है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो यह कैलिफोर्निया के मोजेव रेगिस्तान से अधिक स्पष्ट आसमान में अंतरिक्ष तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी स्ट्रेटो लॉन्च ने इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन और अंतरिक्ष तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए डिजाइन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, कौन सा फिल्म फेस्टिवल? तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभिनेता अनुपम खेर को किस शॉर्ट फिल्म, कैसा फिल्म? तो शॉर्ट फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। कौन से शॉर्ट फिल्म के लिए अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो उस शॉर्ट फिल्म का नाम है हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। कहां पर? तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा उज्ज्वला सिंघानिया को
38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 कब मनाया गया। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर होगा 5 मई को मनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 5 मई को मनाया गया, यह तारीख समायोजन के अधीन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख IAAF द्वारा तय की जाती है, हालांकि महीना समान रहता है। कहने का मतलब यह हुआ कि हर साल यह तारीख जो है मतलब बदलती रहती है और यह तारीख तय किसके द्वारा किया जाता है, तो IAAF के द्वारा तय किया जाता है, लेकिन महीना समान रहता है। तो मंथ कहने का मतलब कि समान रहने का मतलब यह हुआ कि हर साल यह मई में ही मनाया जाता है, लेकिन डेट अलग अलग हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य क्या है, तो मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, यही इसका मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन BRO का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 मई को मनाया गया। तो सीमा सड़क संगठन जो कि यहाँ पर BRO लिखा हुआ था, तो BRO का फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हिंदी में बोला जाता है सीमा सड़क संगठन, का गठन 7 मई 1960 को किया गया था। इस वजह से इसका स्थापना दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य भारत की सीमाओं तथा भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता, तो इसका सही आंसर होगा राफेल नडाल। टेनिस के दिग्गज राफेल नडाल ने स्पेन के सेविले से आयोजित आभासी पुरस्कार समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। और यह राफेल नडाल कहाँ के हैं, तो राफेल नडाल स्पेन के ही रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो देखिए यहाँ पे अवार्ड क्या था, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता, तो राफेल नडाल। और यही पुरस्कार को वुमेन में किसने जीता, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड को किसने जीता, किस महिला ने जीता, तो नाओमी ओसाका ने जीता। ठीक है, और फिर लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, यानी किस टीम ने इस पुरस्कार को जीता, तो बायर्न म्यूनिख ने लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को हर साल मनाया जाता है। हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पर इसका उद्देश्य कारण बताया गया है। ठीक है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 का विषय क्या है, कहने का मतलब इसका थीम क्या है, तो इसका थीम या फिर कह सकते विषय है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी है। ठीक है, इस साल का इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया का निधन हो गया, उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, तो उन्हें पद्मश्री से 2012 में सम्मानित किया गया था। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि भारत में पश्चिम शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया का निधन हो गया। वो विज्ञापन फिल्मों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वह विज्ञापन फिल्मों, फीचर फिल्म, मुख्य धारा की फिल्मों, टेलीविजन शो और डॉक्यूमेंट्री आदि के लिए संगीत तैयार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाटिया को टेलीविजन फिल्म तमस के लिए, टेलीविजन फिल्म का नाम क्या था, तमस, तो तमस के लिए इनको 1988 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। फिर
89 में रचनात्मक और प्रायोगिक संगीत के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और फाइनली 2012 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही था कि इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें पद्मश्री से 2012 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है। तो हर साल विश्व स्तर पर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के सिद्धांतों को मानने, लोगों की पीड़ा को कम करने और उन्हें स्वतंत्रता, मानवता, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, एकता और तटस्थता के सम्मानजनक जीवन यापन के लिए सक्षम बनाने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2021 की थीम क्या है, या फिर कह सकते हैं कि इसका विषय क्या है इस साल के लिए, तो अनस्टॉपेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किसने की। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। ठीक है, तो एन रंगास्वामी ने किया है, या फिर कह सकते हैं कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो एन रंगास्वामी बने हैं। तो देखते हैं, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के संस्थापक एन रंगास्वामी ने 7 मई को चौथी बार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। एन रंगास्वामी को पद और गोपनीयता की शपथ लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने दिलाई है। ठीक है, तो पुडुचेरी का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो तमिलसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी दिवस हर साल 9 मई को मनाया जाता है। हर साल 9 मई को दुनिया भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य, तो इसके उद्देश्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि इस दिवस को क्यों मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय क्या है, यानी 2021 के लिए इसका थीम या फिर कह सकते हैं कि विषय क्या है, तो सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड है। ठीक है, तो यह करंट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।